एजुकेशन टाउन चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी मतलब होता है बहुपद। पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर बहुत से पद होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं x+3 = 0। तो एक पद तो ये रहा हमारे पास, एक पद ये रहा। जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या जो होती है, उसे हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। इंग्लिश वाले बच्चे इसे कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे पास एक्स होता है, इसे हम बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। और इसे वेरिएबल भी कहा जाता है। तो किसी समीकरण के अंदर, किसी बहुपद के अंदर अचर पद वो होता है जिसकी वैल्यू, जिसका मान कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगा। जबकि चर पद जो हमारे पास वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू कम, उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मान है वो बदलता रहता है। हमारे पास बहुत से प्रकार के चर पद होते हैं। जैसे मैं आपको एक चर वाली एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास x+3 = 9। यहाँ पर केवल एक ही पद है जो कि वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर लिखा x+y = 7। तो यहाँ पर एक चर पद है x और एक चर पद है y, और जिसकी वैल्यू स्थिर है, जिसका मान स्थिर है, वो हमारे पास अचर पद, जिसकी वैल्यू है 7, यहाँ पर है 9। तीसरा मैं एग्जांपल आपको दे दूँ, x+y+z = 27। तो यहाँ पर 3 चर पद है, 3 वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू अगर हम निकालें, उसके बाद जोड़े, तो हमारे पास किसकी इक्वल आएगी? 27 की इक्वल आएगी। तो यहाँ पर एक चर पद है x, एक चर पद है y और एक चर पद है z। तो किसी भी बहुपद के अंदर हम किसी भी पद को बहुपद कब कहेंगे? जब उसके अंदर एक से ज़्यादा पद हो। यहाँ पर जैसे एक ये है, एक ये है, दो, एक ये है, एक ये है, दो, एक ये रहती, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पद तो है। इस तरह के अगर हमारे पास इक्वेशन होगी, समीकरण होंगे, जहाँ पर एक से अधिक पद होंगे, तो हमें उन्हें बोलेंगे पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब हमारे पास आते हैं भाई रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण जिसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे आते हैं हमारे पास त्रिघात पद, क्यूबिक इक्वेशन। उसके बाद आता है हमारे पास 4 घात वाले पद, जिन्हें हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल ये 3 है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है शून्य पद। रैखिक समीकरण उसे बोलते हैं जब हमारे पास क्या हो, x+3 = 0, या कोई भी नंबर होगा, जब x की पावर हमारे पास क्या हो, 1 हो, तब हम उसे बोलेंगे रैखिक पद। जब हमारे पास x की पावर 2, x² + 2x+7 = 0, जब हमारे पास x की पावर 2 हो, उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। और जब हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, जब हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तब हम बोलेंगे उसे 3 घात वाला पद। और जब पावर 4 होगी, हम बोलेंगे 4 घात वाला। जब पावर 5 होगी, उसे हम बोलेंगे 5 पावर वाला। किसी भी पद को हम द्विघात त्रिघात के रूप में कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो हम उस पद की हाईएस्ट पावर देखते हैं, उस पद के अंदर x की हाईएस्ट वैल्यू को देखते हैं। जो भी उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसे हम बोलेंगे इतने नंबर का ये पद है। जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर की थी, 1 थी, तो हमने बताया कि हमारे पास कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। जब हमारे पास x की हाईएस्ट पावर इस समीकरण के अंदर 2 थी, तो हमने बताया कि हमारे पास कैसा पद है, द्विघात बहुपद है। जब हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कैसा पद है, त्रिघात बहुपद। आशा है कि आपको पोलिनोमियल समझ में आएगा। पोली का मतलब होता है मैनी। भाई जब हमारे पास एक से अधिक पद होते हैं, तब हम उस इक्वेशन को, उस समीकरण को बहुपद मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि यहाँ पर 2 पद है। एक पद हमारे पास अचर पद होता है, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। एक हमारे पास चर पद होता है, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, और उसकी वैल्यू बदलती रहती है। जिसे मैंने यहाँ पर लिखा x+y+z = 27।
अब मेरे पास एक चर पद x है, एक चर पद y है, एक चर पद z है। तो यहाँ पर 3 चर पद है, 3 वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू रखने पर हमारे पास जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ पर केवल एक चर पद है। एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। x + y = 27। तो यहाँ पर एक चर पद है x और एक चर पद है y। आशा है कि आप समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। किसी भी समीकरण की हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो हमारे पास रैखिक समीकरण है, यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारे पास द्विघात समीकरण है, और यदि हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारे पास त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल से आपको जानकारी तो मिली हो। चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद। मैंने अब तक आपको बताया रैखिक समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में और त्रिघात समीकरण के बारे में भाई, कि हम उस पद की हाईएस्ट उस समीकरण में पद की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। यदि हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है तो हमारे पास रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अगर पावर 2 होगी हाईएस्ट तो हम बोलेंगे 2 द्विघाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि 3 घात वाला है तो त्रिघाती है, क्यूबिक इक्वेशन है। और यदि 4 घात वाला है तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो क्वाड्रेटिक है शब्द है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और कहा गया है कि जो क्वाड्रेटिक शब्द है क्वाड्रेट से आया, कहाँ से आया है, क्वाड्रेट से आया, जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर, बराबर। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल इन्हीं इक्वेशन को देखेंगे जिनकी पावर क्या है, 2 है मोस्टली। इसके अलावा कुछ और सम्स भी है, सवाल है जिनके अंदर 3 घात वाले पद भी है, उनका भी हम बारी बारी जिक्र करेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है भाई px के लिए x के मान बताने हैं। मैं आपको px के साथ साथ एक जानकारी और दूंगा py के बारे में। जब वो px के बारे में पूछता है, यहाँ पर पूछा गया है, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। यदि वो py के बारे में पूछ ले, MCQ आपके पास यदि कोई आ जाए पेपर के अंदर, तो आप कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, जहाँ पर हमसे पूछा गया है y = px, x के समूहता मान। यदि हमसे वो x के लिए पूछता है तो हम इस लाइन को देखेंगे। जो ये लाइन है हमारे पास कितनी बार x एक्सिस को कट करती है, जितनी बार ये x एक्सिस को कट करेगी उतने ही मान हमारे पास x के लिए होंगे। उसने पूछा px, x के समूहता मान। अब पहले सवाल के अंदर मैंने देखा कि ये जो लाइन उसने दी है तो y एक्सिस को टच करती है, x एक्सिस को टच ही नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ पर x के कितने पॉसिबल मान होंगे, कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, 0। यदि इसके अंदर वो हमसे पूछे, अब ये हमारे पास है y', ये हमारे पास y, ये हमारे पास x', ये हमारे पास x। तो कितनी बार लाइन ये x को टच करती है, केवल एक बार हमारे पास ये लाइन x को टच करती है। तो x के संबंध जो मान होंगे यहाँ पर एक निकल के आया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन कितनी बार x को टच करती है, 1, 2, 3 बार। तो हमारे पास यहाँ पर x की 3 वैल्यू होंगी, 3 संभवतः वैल्यू होगी, 3 संभवतः मान होंगे हमारे पास, किसके लिए, x के लिए। यहीं पर मैं आपको एक जानकारी दे रहे हैं, हमसे वो py के बारे में पूछे। हम अगर वो px के बारे में पूछ रहा था, हम x एक्सिस पर देखेंगे भाई कितनी बार लाइन कट कर रही है। यदि हमसे वो py के बारे में पूछ रहा था, हम y एक्सिस पर देखेंगे कितनी बार लाइन कट कर रही है। यदि हमसे वो पूछे py, यहाँ पर हम लिख दिया x = py। अभी लाइन जो है y एक्सिस को एक बार कट रही है, तो इसका मतलब y की एक मान तो यहाँ से हो गया। यहाँ पर हम देखें तो ये y को एक बार कट करी, तो यहाँ पर भी y का क्या मान है, एक पॉसिबल वैल्यू है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये y को एक बार कट करी, तो यहाँ पर भी y की क्या एक पॉसिबल वैल्यू है। आशा है कि आपको समझ में आ गई। यदि हमसे पूछता है px के बारे में तो हम x एक्सिस पर देखेंगे, यदि हमसे पूछता py के बारे में तो हम y एक्सिस पर देखेंगे। जो लाइन है वो कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार वो कट करेगी उतनी हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी, उतने हमारे पास मान होंगे x के लिए और y के लिए। यदि हमसे वो x के लिए पूछा है तो x को जितनी बार कट करेगी x के मान होंगे, और इतनी बार अगर y के लिए पूछता है, जितनी बार y को कट करेगी उतने हमारे पास क्या होगी, y के लिए मान होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट 4, 5 और 6 को। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। उसने पूछा y = px, x के कितने मान होंगे। यदि हम इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर जो लाइन है, कर्व है, वो हमारे पास x एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इसका मतलब x के हमारे पास यहाँ पर 2 मान
निकलेंगे, 2 वैल्यू निकल के आएंगे जो कि अलग अलग होगी। अगर हम पार्ट 5 के अंदर देखें तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, उसके बाद यहाँ पर 3 बार और उसके बाद यहाँ पर 4 बार। तो एक्स एक्सिस को 4 बार कट रहा है, इसका मतलब एक्स के यहाँ पर 4 मान हमारे पास निकल के आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, मैं कह रहा हूँ कि एक्स के हमारे पास 4 मान आएंगे। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो एक्स एक्सिस को एक बार, 2 बार, ये 3 बार, तो एक्स एक्सिस को ये 3 बार कट कर रहा है ऐसे है लाइन। तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो हमारे पास एक्स के यहाँ पर कितने पॉसिबल मान होंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 3 मान होंगे जो कि अलग अलग होंगे। यदि हमसे पी एक्स के बारे में पूछता तो हम इस तरह से कुछ आंसर करेंगे। यदि हमसे पी वाई के बारे में पूछे तो पी वाई यहाँ पर तो वाई एक्सिस पर कोई कट ही नहीं है, कोई लाइन यहाँ पर वाई के पॉसिबल जो मान होंगे, पॉसिबल जो वैल्यूज होगी हमारे पास 0 होगी, इसका मतलब कोई मान हमारे पास वाई के लिए नहीं होगा। यदि हमसे वो यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर ये लाइन एक बार टच करी तो यहाँ पर हमारे पास वाई के लिए एक वैल्यू निकल के आई। यदि हमसे वो यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर एक ही बार टच हो रहा है, तो यहाँ पर भी वाई के जो पॉसिबल वैल्यू, जो पॉसिबल मान हमारे पास निकल के आए 1। आशा है कि आप समझ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर हमें केवल ग्राफ को देखकर बताना था कि पी एक्स के लिए, पी एक्स कोई इक्वेशन है, समीकरण है, उसके लिए एक्स के मान। और मैंने आपको एक एडिशनल जानकारी दी पी वाई के बारे में। यदि एमसीक्यू के अंदर वो पी वाई के बारे में पूछ लेता है तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे, यदि हमसे वो एक्स एक्सिस के लिए कुछ पूछ रहा था हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पद है, अचर पद है, और ये हमारे पास जो x है वो हमारे पास कैसा पद है, चर पद है। और इस समीकरण के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 है। इसका मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पर x की जो मैक्सिमम घात हमारे पास क्या है, 2 है, हमने बोल दिया द्विघात समीकरण। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको एज इट इज़ लिखो। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर सी जो होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, जो बी होता है वो एक्स का मल्टीपल, एक्स का गुणांक होता है, और जो हमारे पास ए होता है जो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अगर बी की वैल्यू देखो तो मेरे पास कितनी है, माइनस का 2, और सी की वैल्यू मैं देखूँ तो कितनी मेरे पास, माइनस का 8। अब मुझे क्या करना है, इस ए और सी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -8, मेरे पास कितना है, -8। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले और तीसरे वाले की गुणा। तो पहला कौन होगा, पहला वो होगा जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, और ए बी सी डी के अंदर ए पहले नंबर पर ही आता है और सी तीसरे नंबर पर। सी से कॉन्स्टेंट ही बनता है और सी तीसरे नंबर पर भी आता है। तो हम इसको इस बात से भी समझाते हैं कि पहले और तीसरे वाले की गुणा। तो पहले स्थान पर है ए जिसकी वैल्यू है 1, और तीसरे स्थान पर है सी जिसकी वैल्यू है -8। तो हमने पहले और तीसरे की गुणा हमारे पास आई -8। अब हमने इस -8 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर का या तो जोड़ या फिर घटा, जोड़ या फिर घटा किसके बराबर आए, -2 के बराबर आए। तो इस माइनस को हमने एक बार छोड़ दिया और हमने क्या किए, 8 के फैक्टर किए। तो 2 से किया तो 4 बारी, 2 से किया तो 2 बारी, 2 से किया तो 1 बार। सारे के फैक्टर, सारे जो 8 के हैं वो फैक्टर बन गए हैं, जो कि हमारे पास आए 2 गुना 2 गुना 2। अब मैंने करके देखा, 2 दूनी 4, एक फैक्टर मैंने लिया 2, एक लिया 4। अगर मैं इस 4 में से, अगर मैं इस 4 देखो 8 के फैक्टर है, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ फैक्टर की तो मेरे पास जाहिर ये बात है वो 8 ही आएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए। अब मैं इस बड़े वाले फैक्टर को, क्योंकि बड़े वाला फैक्टर जब माइनस का होगा और छोटे वाला प्लस का होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो मैंने -4 ले लिया और +2 ले लिया। अब -4 में से मैं +2 अगर घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2 आएगा। और यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -8 आएगा। तो दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है।
अब मैं सवाल को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वेयर माइनस का इस दो एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फैक्टर आया था -4 और एक लिया मैंने +2। क्यों लिया? क्योंकि मुझे गुणा दिखानी है -8। जब मैं -4 लूँगा और 2 से उसकी मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरे पास -8 आएगा। और मुझे जोड़ या घटाव दिखानी है -2। तो मैंने बड़े वाला फैक्टर जो 4 है वो माइनस का लिया, क्योंकि जब उसमें 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास ये -2 आएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिया मैंने -4 + 2x -8 = 0। अब देखो, अगर मैं इसमें से एक घटा दूँ तो मेरे पास इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ है। लेकिन सर हम क्या यहाँ पर 6 और 4 नहीं ले सकते थे? हाँ ले सकते थे बेटा भी, लेकिन उनकी मल्टीप्लाइज ये नहीं आती जो हमने इस सवाल के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर गलत होता था इस तरह से हमारा प्रोसीजर गलत हो जाता और हमारे पास गलत आंसर आता। तो हमें जो फैक्टर लेने हैं सबसे पहले पहले और तीसरे वाले की गुणा करके लेने हैं। अब देखो, शुरुआत वाले दो के अंदर क्या कॉमन है? शुरुआत वाले दो के अंदर है कॉमन x। क्यों? इस x स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ और इस 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब x यहाँ से कॉमन गया, यहाँ पर बचा x माइनस का निशान यहाँ पर 4। अब जो बचेंगे जो ब्रैकेट के अंदर आप वही यहाँ पर बचेगा। अगर वो बच रहा है तो हमारे सवाल का प्रोसीजर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4। अब यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 मैंने कॉमन लिया। कैसा कॉमन है? 2 प्लस का कॉमन है। यहाँ पर बचा मेरे पास x, यहाँ पर बचा मेरे पास -4। अब यहाँ दोबारा से कॉमन आया x -4 और यहाँ पर मेरे पास है x + 2 = 0। दोनों को मैं बारी बारी 0 के बराबर पुट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि दोनों जो चीज़ है उनकी गुणा 0 के बराबर है। तो इसका मतलब या तो या 0 है या फिर या 0 है। मुझे नहीं पता कौन सा 0 हो, तो बराबर करके देख लेता हूँ मैं। x -4 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आई मुझे 4, और जब मैंने रखा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आई मेरे पास -2। तो x के हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू है। ये हमें कैसे पता चलेगा भाई कितनी वैल्यू निकल के आ गई? तो उस इक्वेशन की आप हाईएस्ट पावर को देखें, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे पास उसके मान हो गए। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 थी तो हमारे पास x के 2 मान निकल के आए, जो कि हमारे पास एक है 4 और -2। अगर आप ये रखोगे तो इक्वेशन पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया। आप रख के देखो, 4 का स्क्वायर आया मेरे पास 16 माइनस 2 चौके 8 और -8, इक्वेशन सेटिस्फाई। जब -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर +4 -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस +4 -8, तो इक्वेशन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब यही होता है जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उनको हमें यदि इनकी रियल इक्वेशन जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ अगर रख के देखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। यदि इक्वेशन सेटिस्फाई करती तो हमारे द्वारा जो आंसर निकाला गया वो एक्यूरेट है। यदि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हमने दोबारा से प्रोसीजर को चेक करना है और उसका सही आंसर निकालना है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का पहले सवाल का पहला पार्ट। आशा है कि आपको समझ में आएगा, और यदि नहीं आया है तो जब हम इसके बाकी सवाल करेंगे तो सारे सवालों को करते करते आपको ये सारा समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास पहले सवाल का दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट था वो हमारे पास x वेरिएबल के अंदर था, और यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे पास वो s है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल कौन सा भी हो, वो ABCD के 26 अक्षरों में से कोई भी हो सकता है। ये हमारे पास अचर पद है जिसे हम कांस्टेंट व्यंजक कहते हैं। इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है तो केवल s की वैल्यू। यदि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास ax² + bx + c है इसके साथ कंपेयर करें, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे पास x है, आप हो गया यहाँ पर तो x नहीं है, ये नहीं है। जो हमारे पास सिंगल टर्म है उसका जो गुणांक है वो हमें देखना है। जो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो गुणांक है मल्टीपल है वो हमें देखना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमें वो देखनी है। तो इसके हिसाब से जो स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है, इसके मल्टीप्लाई में क्या 4, तो इसका मतलब a की वैल्यू है मेरे पास 4। और इस तरह से जो सिंगल s है या x है उसके मल्टीपल में जो है वो हमारे पास b होता है, जो हमारे पास यहाँ पर है -4, और c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है 1। अब ABCD के अंदर ये पहले नंबर पर आता है, c आता है तीसरे नंबर पर। तो पहले और तीसरे की करो मल्टीप्लाई। तो पहले नंबर पर है 4 और तीसरे नंबर पर है 1, तो मल्टीप्लाई की 4 एकम 4। अब मुझे उस 4 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि मेरे पास -4 आए उनकी जोड़ या घटा से। तो 4 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4
2 एकम 2, तो मेरे पास फैक्टर निकल के आए 2 × 2। अब मुझे मल्टीप्लाई दिखानी है प्लस के 4 मल्टीप्लाई दिखानी है, तो 2 + 2, ये तो प्लस के 4 आ गई। मल्टीप्लाई तो इनकी 4 ही आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 4 के फैक्टर हैं। मैंडेटरी है हमें -4 लेके आना। तो अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 2 ले लूँ, तो इनको अगर जोड़ूँ माइनस का 2 और प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस तरह से -4 आ जाएगा। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, प्लस का 4 आएगी। तो यहाँ से एक बात समझ में मुझे आई कि मैं इस -4s की जगह -2s लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं, देर किस बात की है। 4s² -2s प्लस का 1 = 0। आशा कि आपको समझ में आ गई हम -2s और -2s कहाँ से लेके आए। अब जो शुरुआत की 2 टर्म है उनके अंदर से कॉमन लो, और जो लास्ट की 2 टर्म है उनके अंदर से कॉमन लो। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और s² को s × s। यहाँ पर हमारे पास है 2 × s। यहाँ पर एक तो 2 कॉमन आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास s कॉमन। ये कॉमन गया, ये कॉमन गया। अब बचा हमारे पास 2s, निशान है माइनस का, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हम कह सकते हैं 1 बचा, क्योंकि एक तो सबके मल्टीप्लाई में होता है। अब इसके मल्टीप्लाई में 1 तो था ही, तभी तो 2s × 1 करेंगे तो 2s ही आएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ सेम यहाँ पर बचा हुआ है, केवल एक गड़बड़ी है कि ये माइनस का 2s है, यहाँ पर प्लस का 2s है, तो हम यहाँ पर माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है कि जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस -1 की, तो हमारे पास सही वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर 2s माइनस का 2s माइनस का 2 बार है, तो यहाँ पर भी एक बार फिर कॉमन आया, और यहाँ पर हमारे पास 2s माइनस का आएगा। अब दो चीज़ों की गुणा 0 के बराबर है, तो जाहिर ही बात उनमें से एक तो 0 रही होगी, तभी तो गुणा 0 के बराबर आएगी। अब रखो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर, पता करो कौन सा 0 था। दोनों सेम ही है, 2s माइनस का 1 = 0। तो यहाँ पर जब हम इस एक को साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 और s = 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर भी 2s प्लस का 1 और s = 1/2, 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ गया डिवाइड हो गया। तो हमारे पास s की 2 पॉसिबल वैल्यू है जो कि हमारे पास सेम है, 1/2 और 1/2। s की केवल 2 ही वैल्यू आएगी। हमें कैसे पता चला कि हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। यदि उस इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो उसकी उतनी ही वैल्यू आएगी। हमारे पास 2 पावर थी तो 2 ही वैल्यू आई। आशा है कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। ये है हमारे पास इसका तीसरा पार्ट। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर बीच में कांस्टेंट लिखा गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखिए, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको लिखें। यहाँ पर x की पावर 2 है, उसके बाद इससे कम वाले को लिखें, यहाँ पर 7x माइनस का, उसके बाद -3 = 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले इक्वेशन जब भी आप सोल्व करो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर वाले को लिखो, उसके बाद उससे कम पावर वाले को, उसके बाद उससे कम पावर वाले को, और लास्ट में लिखो कांस्टेंट टर्म व्यंजक। अब यहाँ पर हम देखें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ax² प्लस का bx प्लस c से, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू आई। जो x का कोफिशिएंट जो गुणांक होता है वो हमारे पास a होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो एक ही वैल्यू आई 6। b जो होता है हमारे पास x का मल्टीपल होता है, जो b है उसकी वैल्यू आई हमारे पास -7, और जो c है कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू आई हमारे पास -3। ABCD के अंदर ये आता है पहले स्थान पर और c आता है तीसरे स्थान पर। इसको हम इस तरह से भी समझाते हैं कि आप पहले और तीसरे वाले की गुणा कीजिए। हमारे पास पहले वाला और ये हमारे पास तीसरा वाला है। किसके अंदर करनी है, द्विघातिक समीकरण के अंदर करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 3, ये 3 कैसा माइनस का, तो मेरे पास गुणा आने चाहिए -18। अब इस 18 के फैक्टर करो। फैक्टर तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद करने ही है। 2 से करेंगे तो 9 और 3 से 3, 3 से 1, तो फैक्टर हमारे पास निकल के आए 2 × 6 = 18, 2 3 3। अब इन फैक्टर से हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जो मल्टीप्लाई हो तो आए हमारे पास -18, और जो जोड़ या घटा हमारे पास आए -7। तो आप देखें 3 × 9 ले लिया मैंने, और एक ये 2 ले लिया अलग। अब मल्टीप्लाई चाहिए मुझे -18 और माइनस का ही साथ बचना चाहिए, तो मैंने माइनस वाला फैक्टर क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 क्या है, बड़ा है किससे, 2 से। अब तो ये छोटा कर दिया मैंने,
क्योंकि माइनस लगा दिया। अब इस -2 और आप जब -9 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास निकल जाएगा -18। और जब इस -9 के अंदर आप 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा -7। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। चलो रखते हैं, तो रखो 6x² माइनस के साथ x की जगह लिखो आप -9x और +2x -3 = 0। क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा? अगर इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास -7x ही बचेगा। लेकिन ये कैसे बचा वो हमें पता चलेगा पहले और तीसरे नंबर वाले जो पद है उनकी मल्टीप्लाई करने के और उनके फैक्टर करने के बाद कि यहाँ पर हम क्या लिखें जो इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है और हमारा सवाल गलत ना हो। अब आप कॉमन लो शुरू वाले 2 टर्म के में से और लास्ट वाले 2 टर्म में से। अब यहाँ पर ये इसके फैक्टर करें तो 3 × 2, 3 × 2 6 और x² के x × x। यहाँ पर 3 × 3 × x है। यहाँ पर देख सकते 3 कॉमन आया और यहाँ पर एक x कॉमन आया। यहाँ पर बचा मेरे पास 2x और यहाँ पर बचा माइनस का निशान और एक ये बचा 3, क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब ये सेम फैक्टर यहाँ पर बचा हो तो मैं यहाँ पर लूँगा प्लस का एक कॉमन, यहाँ पर ये बच जाएगा 2x - 3 = 0। अब ये 2 बार है, एक बार फिर कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से 3x + 1 और 2x - 3 = 0। अब दो चीज़ों की गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से एक तो 0 रही होगी, तो मैं दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखता हूँ। तो 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर ये प्लस का इस साइड उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 और x = -1। अब ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड। x की एक वैल्यू मेरे पास आई -1/3 -1/3। दूसरे के लिए करते हैं चाहे 2x - 3 बराबर है 0, 2x बराबर 3 प्लस का लिखा मैंने क्योंकि उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x बराबर आएगा हमारे पास 3। इस साइड 2 मल्टीप्लाई में इस साइड गया तो डिवाइड में। तो x की एक वैल्यू आई हमारे पास -1/3 और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 3/2। x की 2 ही वैल्यू क्यों आई? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ही वैल्यू हमारे पास आएगी। 2 है तो 2 आएगी, 3 है तो 3 आएगी। यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर इसके x के 2 ही मान निकल के आए। आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से लिख दी 0। अब हम अगर देखें शुरुआत, इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम देखें शुरुआत वाली 2 टर्म के अंदर तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास इसके बराबर होगी, द्विघात समीकरण 0 के इक्वल होगा। हमें कैसे पता चला कि ये द्विघात समीकरण? तो इसके अंदर जो u है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल a b c से लेके x y z तक कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआत वाली 2 टर्म के अंदर कॉमन लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × u, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 × u। अब 4 कॉमन है ले लिया, u कॉमन है ले लिया, ये गया ये गया ये गया ये गया। यहाँ पर बचा मेरे पास u और यहाँ पर बचा मेरे पास +2 = 0। अब दो चीज़ों की गुणा 0 के बराबर है तो मैं दोनों को बारी बारी 0 के बराबर इक्वेट करूँगा। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू आई 0 और यहाँ पे से मेरे पास u की वैल्यू आई -2। आशा कि आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 5 और पार्ट 6 को। पार्ट 5 है t² - का 15 = 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो t है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको कुछ इजीली आसानी से सोल्व कर सकते हैं। t², यहाँ पे -15 उस साइड गया तो प्लस का 15 और यहाँ पर स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो वर्गमूल बनेगा और किसके साथ? प्लस माइनस के साथ 15 है। तो इसका मतलब t की 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक तो है √ प्लस के 15 और दूसरी है √ - के 15। आंसर हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहले सवाल के लास्ट पार्ट को, जो कि हमारे पास है 6th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे पास 3x² - का x - 4 = 0। तो सबसे पहले हम लिखने हैं हाईएस्ट पावर वाली, उसके बाद उससे कम पावर वाली, यहाँ पर x की पावर 1, उसके बाद बिना पावर वाली। तो ये पहले ही पैटर्न के अंदर दिया गया है। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c। इससे यदि हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास x² है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, जो हमारे पास क्या है 3 है, तो हमारे पास वो a की वैल्यू है। जो x का गुणांक वो हमारे पास b होता है। यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या आएंगे 1 है।
कैसा है माइनस का 1 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4 जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ए बी सी डी के अंदर ये पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर तो हम कहेंगे डायरेक्ट पहले और तीसरे की गुणा करो। गुणा करने पर मेरे पास आया माइनस का 12। अब मुझे 12 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर की जो मल्टीप्लाई है वो तो 12 है माइनस की, और जो उनका जोड़ या घटा वो मेरे पास है माइनस का एक्स या माइनस का 1x। तो 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अगर मैं देखूँ 2 दूनी 4, 4 और 3 का डिफरेंस यदि मैं देखूँ तो हमारे पास 1 होता है, लेकिन हम मुझे कैसा एक चाहिए माइनस का चाहिए, तो मैंने इसको माइनस का ले लिया। माइनस का 4 और प्लस का 3 होगा तो गुणा तो आएगी मेरे पास माइनस का 12, और जो जोड़ घटाओगे हमारे पास आएगी माइनस का 1, जो कि हमें चाहिए थी। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 = 0। क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर इसमें से मैं घटाऊंगा तो मेरे पास वो माइनस का x ही बचेगा। अब शुरुआत वाले दो टर्म के अंदर जो कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन है, यहाँ पर बचा 3x माइनस, यहाँ पर बचा 4। जब ये सेम एज इट इज बचा हुआ था, यहाँ पर हम एक प्लस का एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 4 = 0। यहाँ पर दोबारा से कॉमन आया 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो हो तो मैं दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वेट करूँगा, क्योंकि उनमें से एक तो जीरो होगा तभी तो जीरो के बराबर है। 3x माइनस का 4 = 0। तो 3x माइनस का 4 उस साइड गया तो प्लस का 4, और x बराबर 4 इस साइड मल्टीप्लाई में है, तीनों साइड गया तो डिवाइड के अंदर 3। यह आएगी हमारे पास x की पहली वैल्यू। दूसरी के लिए डिस्कस करें तो x प्लस 1 = 0 है, तो x बराबर माइनस का 1, इस साइड प्लस का तो उस साइड गया तो माइनस का 1, और ये हमारे पास आएगा x की 2 वैल्यू। हमारे पास x की 2 वैल्यू क्यों आई? क्योंकि इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर थी हमारे पास 2 थी, इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू ही आई। आशा है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल के 6 के 6 पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा सवाल। प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास एक द्विघात समीकरण के जो हमारे पास वैल्यू जाती है, अब तक हमने वैल्यू निकाली थी x की, तो यहाँ पर हम उन्हें बोलते हैं शून्यक। तो हमारे पास शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। जो शून्यकों का जोड़ होता है उसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखते हैं। जो शून्यकों का जोड़ होता है उसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखते हैं, और ये बराबर होता है माइनस का b/a। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से हमें पता चला कि जो b होता है वो हमारे पास x का गुणांक होता है, क्योंकि ये x गुणा के अंदर होता है, और जो हमारे पास a होता है वो x² का गुणांक होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है उन्हें हम कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। जो हमारे पास शून्य का आते हैं, जो x की वैल्यू आती है, अब यहाँ पर x की 2 वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसकी दोनों वैल्यू को हमने बोल दिया। अभी हमारे पास x के 2 शून्य है, x के 2 मान आए हैं, एक मान को हमने बोल दिया अल्फ़ा और एक मान को हमने बोल दिया बीटा। जब उन दोनों वैल्यू को जोड़ा गया तो हमारे पास आया शून्यकों का जोड़, जो कि हमारे पास यहाँ पर बराबर होगा माइनस का b/a, और जो शून्य को गुणा होगी वो हमारे पास बराबर होगी c/a। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये दो चीज़ें तो पक्की ध्यान में होनी चाहिए कि जो शून्यकों का जोड़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस का b/a के बराबर होगा, जहाँ पर b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक, और जो c होता है वो हमारे पास होता है अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म, और जो a हमारे पास होता है x² का गुणांक। जो जोड़ होगा वो माइनस का b/a के बराबर होगा, और जो गुणा हमारे पास वो c/a के बराबर होगी। हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के इस सवाल के पहले पार्ट को, जो कि हमारे पास है 1/4 और माइनस का 1, 4 और माइनस का 1। सवाल के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि जो शुरू वाला है वो शून्यकों का जोड़ है। अब मैंने कहा था कि हमारे पास शून्यक जो होगी हम इन्हें अब अल्फ़ा और बीटा मानेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा का जोड़ है वो 1/4 है, और जो बाद वाला ये दो शून्यकों की गुणा है तो उनका मतलब उनके गुणनफल है, तो इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या माइनस का 1। अब हम इससे यदि देखें तो हमें पता है कि जो शून्यकों का जोड़ होता है वो बराबर होता है माइनस का b/a के। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। हमें पता है कि जो b है क्या है, वो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट, और जो a है वो हमारे पास x² का गुणांक है।
यहाँ से हमें पता चला कि जो b है उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, माइनस का b बराबर 1। तो हम यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आई माइनस का 1। और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आती है 4। चलो लगे हाथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब शून्य की गुणा हमारे पास बराबर होती है c/1s, जहाँ पर c क्या होता है, अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। और a क्या होता है हमारे पास, x² का मल्टीपल होता है। अब हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आई हमारे पास 4। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4 आई थी। तो हमने a की वैल्यू को 4 बनाया, लेकिन यहाँ पर -1 गुणा दी गई थी, उस गुणा के साथ हम हेर फेर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 से गुणा भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा, जो कि इन शून्य की गुणा थी। जो गुणा है उसके साथ तो हेर फेर नहीं कर सकते। अगर a की वैल्यू 4 है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो इक्वेशन हो बैलेंस रहे। इस हिसाब से यदि हम देखें तो 4 एकम 4, तो जो c की वैल्यू हमारे पास आई कितनी है, -4, और a की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है 4। a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। अब इन वैल्यू को बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर रखो। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 रख दिया, x² प्लस bx, b की वैल्यू हमारे पास -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू हमारे पास यहाँ -4 इज इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस माइनस माइनस का x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण निकल के आया वो है हमारे पास 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आशा है कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो सारे के सारे पार्ट जब तक हम समझेंगे तो आपका यह टॉपिक भी क्लियर होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारे पास वर्गमूल 2 और 1/3। जो शुरू वाला है हमारे पास शून्यकों का जोड़ है, और हमने शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा माना है। तो अल्फ़ा और बीटा का जो जोड़ है वो हमारे पास कितना आया, वर्गमूल 2। और ये सभी को पता है कि ये किसके बराबर होता है, -b/a के। और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको मैं साफ नहीं करूँगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो b है वो x का गुणांक है, और जो a हमारे पास वो x² का गुणांक है। और जो शून्यकों की गुणा होती है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग 1/3 है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होती है, c/a के बराबर होती है। अब यहाँ से यदि मैं देखूँ, पहले पिछले सवाल में मैंने ऊपर वाले से देखा, क्योंकि वहाँ पर मुझे a की वैल्यू मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे a की वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैं नीचे वाले से देखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो a की वैल्यू है मेरे पास 3 और c की वैल्यू है मेरे पास 1। अब मैं इसके अंदर तो हेर फेर नहीं कर सकता कि उनका जोड़ा यदि वर्गमूल 2 के बराबर तो वर्गमूल 2 के बराबर ही रहेगा, लेकिन मुझे a की वैल्यू तो बराबर करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से भाग, क्योंकि मुझे a के बराबर 3 लेके आना है। अब यहाँ पर 3 से अगर भाग किया तो यहाँ पर 3 से मुझे गुणा भी करनी पड़ेगी, ताकि इनकी वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और सवाल पर कोई फर्क भी ना पड़े। अब a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ से मैं कट करूँ तो ये वर्गमूल 2 ही आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो माइनस का b बराबर है 3 गुणा वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2, और b की वैल्यू आई मेरे पास -3 वर्गमूल 2। इन सभी वैल्यू को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर रखिए तो हम पाएंगे कि a के स्थान पर 3 रखने पर हमारे पास आया 3x² प्लस bx, b के स्थान पर हमारे पास -3 वर्गमूल 2x, और c के स्थान पर हमारे पास 1, c होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अचर पद इज इक्वल टू 0। सोल्व करने पर 3x² प्लस माइनस 3 वर्गमूल 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आशा है कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो अभी 4 सवाल और बाकी है। तीसरा सवाल है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो शुरुआत वाला है शून्यकों का जोड़ है, मतलब अल्फ़ा और बीटा का ये जोड़ है, कितना है 0, और जो पीछे वाला है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की गुणा है। पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि अब अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे पास, किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास उसकी 2 वैल्यू आएंगी, जो हमने एक वैल्यू को माना है अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को माना है बीटा। यदि हम उन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो सवाल के मुताबिक उनका जोड़ आता है 0, और यदि हम गुणा करते हैं उन दोनों वैल्यू की तो हमारे पास आती है वर्गमूल 5।
और आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया कि जो जोड़ होता है वो माइनस का b बटे a के बराबर होता है, और जो b होता है वो x का गुणांक होता है, आप देख सकते हैं, और जो a है वो x स्क्वायर के गुणा के अंदर है। और इसी प्रकार मेरे पास जो अल्फा और बीटा की गुणा होती है, प्रोडक्ट होता है, हमारे पास वर्गमूल 5 के बराबर है सवाल के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास c बटे a के बराबर होता है। c होते हैं हमारे पास कांस्टेंट टर्म अचर पद, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, फिक्स रहती है, और a होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू देखें तो कुछ नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर a की वैल्यू देखें तो कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखें तो b की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो सारी की सारी वैल्यू को हम लिखते हैं। तो a की वैल्यू आई हमारे पास 1 और b की वैल्यू आई हमारे पास 0। आप कह सकते हैं माइनस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन जब हम माइनस को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 0 पर, तो क्योंकि 0 प्लस की हो चाहे माइनस की हो तो वो तो 0 ही होती है। और c की वैल्यू आई हमारे पास वर्गमूल 5। तो इन सभी वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर रखने पर हमारे पास क्या बनता है, के स्थान पर 1 रखा तो 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, बी के स्थान पर 0 रखा, x प्लस सी, सी की वैल्यू है वर्गमूल 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 गुना एक्स स्क्र हमारे पास आया एक्स स्क्र प्लस 0 गुना एक्स 0 हो गया, और प्लस हमारे पास वर्गमूल 5 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस तरह के सवालों को करने की, जिससे चुटकी में आपका सवाल हल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास 1 और 1। जो शुरुआत वाली वैल्यू है, सवाल के मुताबिक जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो कहता है कि जो शुरुआत वाली वैल्यू है हमारे पास शून्यकों का जोड़ है, तो अल्फ़ा और बीटा का जोड़ है वो हमारे पास 1 है, और दूसरी वैल्यू ये अल्फ़ा और बीटा की गुणा है, प्रोडक्ट है। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण की 2 वैल्यू है, क्योंकि द्विघात समीकरण की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास 2 निकल के आएगी। एक वैल्यू को माना हमने अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू को माना हमने बीटा। यदि उन दोनों वैल्यू को जोड़ किया तो हमारे पास 1 आया, यदि हमने उन दोनों वैल्यू की आपसे मल्टीप्लाई की तब हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो इसके मुताबिक हमें पता है कि जो जोड़ होता है वो बराबर होता है माइनस का b बाई ए, जहाँ पर b क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है x का, और जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में है, और गुणांक उस चीज़ को बोलते हैं जो इसके गुणा में है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा में है a, तो इसका मतलब ये जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा और बीटा की गुणा, वो हमारे पास बराबर होगी c बटा a। अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो a की वैल्यू दोनों जगह पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इस हिसाब से अगर हम काउंट करें, पता लगाएं, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 1। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करने पर, आगे सोल्व करने पर b की वैल्यू है हमारे पास -1 और c की वैल्यू भी हमारे पास 1। अब इन तीनों की तीनों वैल्यू को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करो। a के स्थान पर 1 रखा, 1 गुना एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस b के स्थान पर माइनस का 1 है, इंटू में x है, प्लस c के स्थान पर 1 है, इज इक्वल टू 0। आप लिखो चाहे लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम लिखते हैं जब हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस हिसाब से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुना x करेंगे तो x ही रहेगा प्लस का 1, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। आशा है कि आपको फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। पांचवा पार्ट हमारे पास माइनस का 1/4 और 1/4। जो शुरुआत वाली वैल्यू है, सवाल के मुताबिक ये हमारे पास शून्यकों का जोड़ है। शून्यक हमने माने हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा का जोड़ है वो हमारे पास है माइनस का 1/4, और अल्फ़ा और बीटा की जो गुणा है, प्रोडक्ट वो हमारे पास है 1/4। तो हमें पता है कि जो जोड़ होता है शून्यकों का वो बराबर होता है माइनस का b/a के, और जो गुणा होती है वो बराबर होती है c/a की। जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जो b है वो x का गुणांक होता है, और जो c हमारे पास वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी
4, तो ए की वैल्यू तो लिख दी मैंने 4, कोई डाउट नहीं है। सी कांस्टेंट टर्म है, अकेली वैल्यू है। माइनस का बी बराबर है माइनस के 1 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आई मेरे पास प्लस का 1, और सी की वैल्यू मुझे डायरेक्ट दिख रही है, वो क्या है 1 है। अब इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यदि मैं पुट करूँ, ए के स्थान पर 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्र 4x स्क्र प्लस बी के स्थान पर है 1 गुना एक्स करूँगा तो एक्स ही रहेगा, प्लस सी के स्थान पर है 1 कोई प्लस का, तो हमारे पास ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट पार्ट को, जो कि हमारे पास है 6th पार्ट। 6th पार्ट हमारे पास 4 और 1। सवाल के मुताबिक जो शुरुआत वाली वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, शून्यकों का जोड़ है, जो कि हमारे पास कितना है 4 है, और जो बाद वाली वैल्यू है हमारे पास शून्यकों की गुणा है, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है, जो कि हमारे पास क्या है 1 है। आप सभी जानते हैं, मैंने सिखाया भी है कि जो शून्यकों का जोड़ होता है वो बराबर होता है माइनस का b बाई ए, जहाँ पर b क्या होता है x का गुणांक होता है, और a है हमारे पास जो x स्क्वायर का गुणांक होता है। जो प्रोडक्ट है शून्यकों का वो हमारे पास बराबर होगा c बटा a के। अब यहाँ पर भी a की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर भी a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो मैं कॉमन कंसिडर कर सकता हूँ कि a की वैल्यू दोनों जगह 1 रही होगी। इस हिसाब से a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आप देख रहे हैं कि माइनस बी बराबर है 4 के, तो माइनस बी की वैल्यू है 4, लेकिन अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो माइनस यहाँ से उठ के यहाँ पर चला जाएगा, तो बी की वैल्यू आई माइनस का 4, और सी की वैल्यू मुझे डायरेक्टली दिख रही है, जो कि हमारे पास क्या है 1। अब इन तीनों की तीनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। ए के स्थान पर मैंने पुट किया 1 गुना एक्स स्क्र आया, प्लस बी के स्थान पर है माइनस का 4 एक्स, प्लस सी के स्थान पर है 1 इज इक्वल टू 0। आप लिखो चाहे लिखो, लेकिन जब इनका सोल्व क्वेश्चन करेंगे तो हमें 0 को कंसिडर मानना ही पड़ेगा। एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1, तो ये हमारे पास आंसर है। अब बात यदि करें शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है एक्स स्क्र माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि हम इसको पहले सवाल पर लगाएं तो हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का जोड़ था, हमारे पास था वो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा की जो गुणा थी वो थी हमारे पास माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर बना माइनस का 1। ये सारी क्वेश्चन जो इक्वेट होगी 0 के इक्वल। अभी इसको हम सोल्व करें एलसीएम लेके, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एलसीएम हमारे पास 4। 1 से 4 को डिवाइड किया 4 बार गया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 4x स्क्र माइनस का 4 एकम 4, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो हमारे पास x ही आया माइनस का। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 पर जाएगा, जो आया उसके ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्र माइनस का x माइनस का 4, ये 4 उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड के अंदर है, उस साइड गया तो मल्टीप्लाई के अंदर 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो मतलब है ये 0 के बराबर होगा, तो यह हमारे पास है फाइनल आंसर। इस तरह से आप सारे के सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना तो ये फॉर्मूला, इससे आप इजीली जब हमारे पास शून्यकों का जोड़ और शून्यकों की गुणा दिया गया हो तो आप इजीली 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे, और यदि समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इन सवालों को और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी पर्सनल वाली 2.3, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल के मुताबिक हमें क्या करना है, इस px को, जो पहले सवाल का पहला पार्ट है वहाँ पर px की वैल्यू दी गई है, इस px को हमें इस gx से डिवाइड करना है और बताना है कि भाग करने पर हमारे पास क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ 32 का और 8 का, तो
तो मैं इसको यदि 7 से भाग करने लग जाऊँ तो 7 से गया 4 पर, 7 चौके 28, 12 में से 8 गए 4। तो ये था मेरे पास इस सवाल के अंदर gx, ये था मेरे पास px। तो इस px को जब मैंने gx से डिवाइड किया तो मेरे पास जो भागफल आया, क्वोशिएंट आया, वो आया 4। और शेषफल जो बचा मेरे पास वो भी क्या बचा, रिमाइंडर जो बचा वो मेरे पास क्या था, वो भी था 4। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि px को हम किस तरह gx से भाग करेंगे और जो भागफल आया है उसे हम किस तरह से बताएंगे और जो रिमाइंडर आया उसे हम किस तरह से बताएंगे। ये था हमारे पास डिवीज़न नंबर के अंदर। अब हमें डिवीज़न करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, द्विघात समीकरण के अंदर, कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से किसी px, किसी पोलिनोमियल को, किसी बहुपद को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ px along gx। तो जो px है उसको सबसे पहले लो भाग के अंदर, फिर मेरे पास है x³ माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, इस px को इस gx से डिवाइड करना है। तो gx का यहाँ पर लगाया मैंने x² माइनस 2। अब भाग करते समय सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि जो शुरुआत वाली टर्म है इसकी पावर है 3, मैक्सिमम पावर क्या है 3, और इसकी जो शुरुआत वाली टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो मुझे ये पावर बराबर करने हैं। अब मैं x की पावर 2 को यदि एक x से और मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय पावर हो जाती है ऐड। इस x की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक तो पावर सबकी होती है, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड, तो 2 + 1 हो जाएगा मेरे पास 3। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या आएगा x³ क्या है, बराबर हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो सबसे पहला काम है हमारा जो हाईएस्ट पावर होती है उसको ख़त्म करना, उसको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर दें इस gx की। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x² × x करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 3 माइनस का 2। जब मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो अब हमारे पास आएगा माइनस का 2x। तो ये x वाली टर्म को हम x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आया माइनस का 2x। अब देखेंगे हमारे पास शेषफल क्या बचा। जब हम कम करेंगे तो हमारे पास निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो हमारे पास प्लस हो गया, केवल नीचे वाले निशान चेंज हो गए। अब ये प्लस का और ये माइनस का है तो पूरा गया कट। अब लिखो हाईएस्ट पावर हमारे पास है x² वाई, तो यहाँ से बचा मेरे पास 3x²। अब ये प्लस का 5x था और ये प्लस का 2x, क्योंकि निशान बदलने पर ये हमारे पास प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि घटाने पर भाग के अंदर हम घटा करते हैं तो घटाने पर निशान चेंज होते हैं। माइनस वाली चीज़ प्लस की और प्लस वाली चीज़ माइनस की। ये प्लस का था तो निशान चेंज हो गया माइनस के अंदर, ये माइनस का था तो घटाने पर निशान चेंज हो गया प्लस के अंदर। अब 5x और 2x हो गए हमारे पास प्लस के, 7x के 3 एज इट इज़। अब हमें किसको कम करना है, किसको डिलीट करना है, इस 3x² को। तो यहाँ पर मेरे पास x² तो है लेकिन कैसा है, प्लस का है। तो जब इस x² की मल्टीप्लाई -3 के साथ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 3x²। हाँ इसके बराबर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। यदि आ रहा तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से। तो -3 से इसकी मल्टीप्लाई करने पर शुरुआत वाली करूँगा तो मेरे पास आया माइनस का 3x²। और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके जैसा ही आना चाहिए कि माइनस का 3 है तो माइनस का 3। क्यों, क्योंकि जब मैं घटाऊंगा तो घटाने पर निशान चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस का होगा तभी तो ये डिलीट होगा, तभी तो ये यहाँ से ख़त्म होगा। तो इसके बराबर मैं इसको ले आया। अब माइनस का 2x और मल्टीप्लाई करनी है मुझे माइनस के 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय माइनस और माइनस गुणा जो होती है वो प्लस की होती है और 2 दिया 6। तो जो 6 है कॉन्स्टेंट है, अचर पद है, ये अचर पद के नीचे ही लिखना है। अब घटाने पर निशान चेंज हो गई, माइनस वाली होगी प्लस के अंदर चेंज और ये प्लस वाली होगी माइनस के अंदर चेंज, केवल नीचे वाले की निशान चेंज होगी। अब मेरे पास बचा, ये तो कट गया, अब बचा मेरे पास प्लस का 7x और 6 माइनस का और 3 माइनस का 9। अब यहाँ पर देखो पावर है 1 और यहाँ पर है पावर 2, इसका मतलब अब इससे डिवाइड नहीं होगा तो मेरे पास ये बचा शेषफल और भाग करने पर मेरे पास आया ये भागफल। तो जब इस px को मैं इस gx से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास भागफल आएगा x - का 3 और जो शेषफल आएगा वो मेरे पास आएगा 7x - का 9।
आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो आगे इसके 2 पार्ट और बचे हैं, उनको डिस्कस करते करते आपको ये डिवाइड करना आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का पहले सवाल का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर px दिया गया है और gx दिया गया है। तो हमने इसके एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हमने सीखा था कि हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, इस तरह से हम लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं बिना पावर वाला। तो ये तो बिल्कुल सही है जो हमने सीखा था उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले है पावर 2 वाला, उसके बाद है कॉन्स्टेंट टर्म एचर पद, उसके बाद है 1 पावर वाला। तो मैं इसको सही करके लिख सकता हूँ कि gx मेरे पास इस तरह का बन जाएगा। सबसे पहले जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिख दिया, उसके बाद उसकी पावर 1 है तो उसको लिख दिया, उसके बाद लिख दिया मैंने कॉन्स्टेंट टर्म। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस px को इस gx से डिवाइड करना है। तो ये रहा मेरे पास px की वैल्यू मेरे पास x की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, और gx है मेरे पास x² माइनस का x प्लस का 1। तो जब भी हम gx से इस px इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला हमारा इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की पावर 4 है उसको ख़त्म करना है। ऐसे ऐसे हाईएस्ट पावर वाले को हम ख़त्म करते जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर फॉर्म बचेगी। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो हम सबसे पहले पावर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 यदि मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड, तो 2 + 2 x की पावर 4, हाँ सही है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x²। इस x² की मैंने इस x² के साथ मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आया x की पावर 4 लिख दिया। अब ये प्लस का था, मैं प्लस का ही लेके आया, क्यों, क्योंकि घटाने पर निशान चेंज हो गए, तब ये माइनस का हुआ तो ये पे डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसा यहाँ पर है वैसे हमें लेके आना, यहाँ पर अगर माइनस का तो हम माइनस का लेके आते हैं। अब इस माइनस के x की मैं मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ, तो मेरे पास आया माइनस का x3, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड। अब यहाँ पर तो x³ जिसे कोई टर्म ही नहीं है तो इसको मैं सबसे अलग लिख लूँगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस का x³ क्योंकि सबसे अलग है। अब इस x² की मल्टीप्लाई मैं करूँगा इस 1 के साथ, तो प्लस का 1 है तो x² की मल्टीप्लाई जब मैं 1 के साथ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा x²। तो x² वाली टर्म x² वाली टर्म के नीचे, तो x² वाली टर्म x² के नीचे, और कैसा है ये प्लस का, घटाने पर हम घटाएंगे, घटाने पर निशान चेंज होंगे, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। अब ये तो हो गया डिलीट, क्योंकि ऊपर भी इतनी वैल्यू नीचे भी इतनी वैल्यू। अब सबसे पहले मुझे लिखना हाईएस्ट पावर वाला, तो हाईएस्ट पावर है मेरे पास 3, उसके बाद स्क्वायर वाली को देखिए माइनस का 3x² है, माइनस का x, तो मेरे पास बन गया माइनस का 4x² प्लस का 4x और प्लस का 5। अब शुरुआत वाली हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास पावर है 2। तो अब मैं इसकी यदि मल्टीप्लाई x² की मल्टीप्लाई x के साथ करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड, तो 2 + 1 हो जाएगा मेरे पास 3। अब ये प्लस का था तो मैं प्लस का ही लेके आया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ किससे, x से, कैसा x है, प्लस का x। तो मल्टीप्लाई करते समय हमारे पास क्या होगी, पावर ऐड होगी, x की पावर 2 × x की पावर 3। अभी माइनस का x और प्लस का x है तो माइनस का x × x, यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर पावर 1, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का ही आएगा। जब हम माइनस x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो गुणा होगी वो माइनस के अंदर ही आएगी, और पावर 1 और 1 हो जाएगी 2, ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई करते समय। अब x² वाली टर्म x² ही नीचे, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का x²। अब वहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर प्लस का 1 है तो प्लस की ही मल्टीप्लाई आएगी, घटाने पर निशान होंगे चेंज, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का। अब ये तो हो गया खत्म। अब मेरे पास माइनस का 4x² है और प्लस का x², तो मेरे पास बचा माइनस का 3x², प्लस का 4x है, माइनस का x, तो मेरे पास बचा प्लस का 3x, और यहाँ पर बचा मेरे पास प्लस का 5। अब ये भी मेरे पास x² के अंदर है, ये भी मेरे पास x² के अंदर है। अब कमी किसकी है, -3 की, तो यहाँ पर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आया माइनस का 3x², -3 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और x × 3 तो 3x, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब घटाने पर निशान होंगे चेंज, माइनस का तो मेरे पास हो गया प्लस का है, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। अब
पहले वाला फैक्टर तो पूरा का पूरा गया, क्योंकि ऊपर उतनी ही वैल्यू माइनस की और नीचे उतनी ही वैल्यू प्लस की है। प्लस का 3x ना माइनस का 3x, तो ये भी पूरा पूरा गया। 5 प्लस का और 3 प्लस का, तो 8 मेरे पास यहाँ पर आया। तो इस px को जब मैंने इस gx से डिवाइड किया तो मेरे पास भागफल आया x² प्लस x माइनस 3, और जो रिमाइंडर आया वो आया मेरे पास 8। तो आप आसानी से इजीली डिवाइड करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी gx से। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि उसकी पोलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर उसको हमें कम करते जाना है, और कम करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो डिवाइड नहीं होगा। अब ये इससे डिवाइड ही नहीं होगा तो हमने कह दिया कि हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। जब इससे भाग नहीं होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आशा है कि आपको दूसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने तीसरे पार्ट को, जो पार्ट 3 है, पहले सवाल का लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर px दिया गया है। तो सबसे पहले हम px को चेक करेंगे कि इसका क्रम जो इसका रैंक है वो सही है या नहीं है। वो हम किस तरह चेक करेंगे कि सबसे पहले होना चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर है, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला। तो इस तरह से मैंने देखा कि सबसे पहले है पावर 4 वाला, उसके बाद पावर 1 वाला, और पावर 2 और 3 वाले है ही नहीं। इसका मतलब इसका रैंक क्या है, सही है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला। तो gx को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल करते समय हमें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर हमने वो लिखा माइनस का x², और ये 2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है एच आर पद, इसको हमने लिख दिया। पीछे प्लस का 2 है, वहाँ पर भी प्लस का 2 था, यहाँ पर भी प्लस का 2 है। माइनस का x² था, माइनस का x² लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस px की वैल्यू क्या हमारे पास, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इस gx से। gx की वैल्यू क्या है, माइनस का x² प्लस का 2। और मैंने आपको कहा कि हमें शुरुआत में जो हाईएस्ट पावर है इस px की, इसको ख़त्म करते, इसको डिलीट करते चले जाना है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 4 और यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, और जो शुरुआत वाला फैक्टर है ये हमारे पास किस चीज़ का, प्लस का है, और यहाँ पर जो डिवाइड करने वाला वो हमारे पास माइनस का है। तो इसको हम जब प्लस बनाएंगे तो इस माइनस को, ये माइनस के फैक्टर की गुणा जब हम माइनस के साथ करेंगे तब ये प्लस का बनेगा। तो पहली बात तो मुझे पता चल गई, यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी किसी मुझे माइनस वाले टर्म के साथ। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, पावर मुझे लेके आनी है 4, तो x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे x की 2 की। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर 2, x की पावर 2 मल्टीप्लाई करने में पावर हो जाएगी 8, तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भागफल के अंदर जाएगा पहली टर्म वो हमारे पास क्या होगी, माइनस का x करो मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x की पावर 2 और x की पावर 2 4। आई बात समझ में। अब मेरे पास है प्लस का 2 और माइनस का x²। तो प्लस का 2 जब मल्टीप्लाई करेगा माइनस x² के साथ तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2x²। लेकिन यहाँ पर कोई x² वाली टर्म ही नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे अलग, माइनस का 2x²। अब घटाते समय निशान हो जाएंगे चेंज, तो ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर हो गया डिलीट। अब सबसे पहले मुझे लिखना हाईएस्ट पावर वाला, तो हाईएस्ट पावर वाला मेरे पास 2x², उसके बाद माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। अब मुझे देखना कि x² वाली टर्म है हाईएस्ट पावर वाली, यहाँ पर भी x² वाली है, हाँ एक बात तो सही है। अब यहाँ पर माइनस की वाली आएगी और यहाँ पर ये प्लस की है। तो एक बात तो मुझे पता चलेगी कि मुझे गुणा करनी है वो माइनस वाले टर्म से करनी है, ताकि जो इसके नीचे आए वो प्लस की हो जाए, और घटाने पर निशान चेंज हो रही, पूरा पूरा फैक्टर डिलीट हो जाए। अब यहाँ पर कमी है तो सिर्फ 2 की, तो मैंने -2 से गुणा कर दी। तो -2 से जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × x² हो जाएगा मेरे पास 2x²। अब बारी आई 2 की, प्लस का 2 माइनस का 2, तो प्लस की 2 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा माइनस के 2 के साथ, तो प्लस माइनस आएगा मेरे पास माइनस, और 2 दूनी 4, घटाते समय निशान होंगे चेंज, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया। तो ये तो पूरा पूरा फैक्टर डिलीट हो गया। अब मेरे पास बचा माइनस का 5x और प्लस का 6 है और प्लस का 4, तो ये मेरे पास बचा 2। अब इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, तो इसका मतलब ये इससे कम है, इससे कम है, तो मेरे पास क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है। तो जब मैं इस px x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को माइनस x² प्लस 2 या 2 माइनस x² से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो भागफल आएगा वो माइनस का x² और माइनस का 2 होगा, और जो मेरे पास शेषफल बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, माइनस का 5x प्लस 10। आई होप आपको तीनों के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे बिल्कुल आसानी से। दूसरे सवाल के अंदर हमें डिस्कस करना है, हमें चर्चा करनी है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके
जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम दूसरे बहुपद को, जैसे मैं आपको एक 2 नंबर देता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि गुणनखंड कब बनते हैं। जब मैंने यहाँ पर 32 लिखा और मैंने 32 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 चौका 32, तो ये 32 पूरा डिवाइड हो गया इस 8 से। तो इसका मतलब है जब इसमें 32 के फैक्टर करूँगा, जैसे 16 दूनी 32 और इस 16 किए मैंने 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो 8 है एक फैक्टर है गुणनखंड है किसका, 32 का। तो बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करता हूँ, अगर वो चीज़ इस चीज़ से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो मैं कहूँगा कि ये वाली चीज़ इस चीज़ का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी गई, समीकरण दिए गए हैं, उनको हमें चेक करना है एक दूसरे से डिवाइड करके कि पहला बहुपद जो पहला पॉलिनोमियल है, अगर वो दूसरे बहुपद को यदि कम्प्लीटली डिवाइड करता है, पूरा भाग करता है, तो वो उसका फैक्टर है। और यदि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, भाग नहीं करता, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3 के दूसरे सवाल के पहले पार्ट है, जिसके अंदर मुझे दूसरा बहुपद पहले बहुपद से भाग करके चेक करना है कि वो पहले बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक फैक्टर है या गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम दूसरे बहुपद को। दूसरा बहुपद है हमारे पास 2t की पावर 4 प्लस का 3t का क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का 9t माइनस का 12। और पहला बहुपद है हमारे पास t स्क्वायर माइनस का 3। तो इस पहले बहुपद से यदि हम दूसरे बहुपद को भाग करें और यदि हमारे पास रिमाइंडर आ जाए 0, शेषफल आ जाए हमारे पास 0, तब हम कहेंगे कि जो ये बहुपद है इस बहुपद का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। और यदि रिमाइंडर हमारे पास 0 के अलावा कुछ और बचता है तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं यहाँ पर t की पावर क्या है, 4 है, यहाँ पर t की पावर 2 है। तो t की पावर 4 करने के लिए t की पावर 2 को t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर t की पावर 4 के साथ 2 भी है, तो इसका मतलब मुझे जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2t की पावर 2 के साथ करनी पड़ेगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टी स्क्वायर ये है, मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर जो है मैंने खुद सोचा है, जो कि मेरे पास बाद में भागफल का रूप लेगा और आपको भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास बन गया 2 एच टी और t की पावर 4। ये प्लस का था तो मैं भी प्लस का लेके आया। अब करो आगे मल्टीप्लाई। अब इस 2t स्क्वायर के जो मैंने भागफल के रूप में सोचा था उसकी मल्टीप्लाई होगी आगे वाले फैक्टर के साथ। आगे वाला फैक्टर है माइनस का 3, तो इस माइनस 3 के साथ करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आया माइनस 3 दूनी 6 और t स्क्वायर, तो माइनस का 6t स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखो माइनस का 6t स्क्वायर। घटाने पर निशान होंगे चेंज, तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। तो इससे पूरा का पूरा डिलीट, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 2t की पावर 4 प्लस की है और नीचे वाली वैल्यू 2t पावर 4 माइनस की है। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि घटाया है हमने, घटाने पर निशान चेंज होते हैं। अब सबसे मैक्सिमम पावर है क्यूब वाली, तो 3t क्यूब हमने लिखा। अब प्लस का है 6t स्क्वायर और माइनस का है 2t स्क्वायर, तो मेरे पास बचे प्लस के 4t स्क्वायर। ऊपर से उतारा मैंने माइनस का 9t और माइनस का 12। अब मेरे पास जो मैक्सिमम पावर है वो 3t क्यूब है। तो सिंपल सी बात है, मुझे अब इसको डिलीट करना है, इस फैक्टर को पूरा का पूरा 0 करना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा t क्यूब। यहाँ पर t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं t के साथ करूँ तो मेरे पास बन जाएगा t क्यूब। लेकिन यहाँ पर 3 भी, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3t के साथ। और जो 3t है मैंने कैसा लिया है, प्लस का, क्योंकि मुझे इस तरह का ही बनाना भी है। प्लस की वजह तो मैं प्लस ही लेके चलूँगा। तो 3t, तो 3t से इसकी मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ 3t क्यूब। और उस 3t की मल्टीप्लाई अब होगी -3 के साथ। तो सिंपल ही बात है, माइनस की ही गुना आएगी। माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई करेगा 3t के साथ, तो माइनस का 3 3 9 और t की जगह t, तो t वाली टर्म t के नीचे, तो माइनस का 9t। घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये प्लस का तो ये हो गया माइनस का और ये माइनस का तो ये हो गया प्लस का। ये पूरा का पूरा फैक्टर डिलीट। अब मेरे पास मैक्सिमम पावर की जो टर्म है वो बची मेरे पास स्क्वायर वाली, तो लिख दिया 4t स्क्वायर। माइनस का 9t प्लस का 9t, तो ये भी पूरा का पूरा खत्म। अब बचा मेरे पास माइनस का 12। अब यहाँ पर है टी स्क्वायर, यहाँ पर भी है टी स्क्वायर। अब मुझे टी वाली फैक्टर से तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है एटलीस्ट। अब मुझे क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। 4 कैसा है, प्लस का, तो प्लस का 4 करो मल्टीप्लाई। प्लस के 4 की जब मल्टीप्लाई करूँगा टी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ मेरे पास 4t स्क्वायर।
ये प्लस का 4 है, माइनस का 3, तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और 4 तो ये 12, घटाने पर निशान होंगे चेंज, तो ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का तो हो गया प्लस का, तो ये भी पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट। अब मेरे पास बचा रिमाइंडर 0। जब मैंने इस दूसरे बहुपद को इस पहले बहुपद से भाग किया तो मेरे पास भागफल आया 2t² प्लस का 3t प्लस 4, और रिमाइंडर बचा 0, शेष पर बचा 0। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा बहुपद हो पहले बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है। तो इसका मतलब होगा मेरे पास हाँ, यस। अब मैंने आपको एक बात और सिखाई है कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब टी की हमारे पास 4 वैल्यू होगी, और 4 वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू तो हम इस t² माइनस 3 से निकाल सकते हैं, और 2 वैल्यू इस इक्वेशन से हम शायद निकाल सकते हैं। मेरे पास जो दूसरा बहुपद है वो पहले बहुपद से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास भागफल आया है टी की 2 वैल्यू तो वहाँ से आ जाएगी, और 2 वैल्यू हमारे पास से इसका फैक्टर था तो 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो टी की 2 वैल्यू वहाँ से, 2 वैल्यू वहाँ से, टोटल होगी 4 वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम पावर भी 4 थी। इसका मतलब इसकी 4 ही वैल्यू पॉसिबल होगी, और 4 की 4 वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि इसका एक फैक्टर है। और इसी एल्गोरिथम का, इसी तरीके का हम एक यूज करेंगे इसी एक्सरसाइज के एक सवाल के अंदर, जहाँ पर हमें 2 शून्य तो दिए हुए मिलेंगे, उन शून्य का प्रयोग करके हमें 2 शून्य को और निकालने हैं। आप इस तरह से डिवाइड करके यदि पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो आप चारों को चारों फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसी सवाल के दूसरे पार्ट को। दूसरे सवाल के अंदर जो दूसरा बहुपद है वो है मेरे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस का 2। दूसरे सवाल के अंदर जो पहला बहुपद है वो है हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 1, और जो दूसरा बहुपद है वो हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस का 7x² प्लस 2x प्लस 2। और हमें चेक करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, फैक्टर है। यदि डिवाइड करने पर डिवाइड पूरा हो जाता है और रिमाइंडर मेरे पास 0 बचता है तो मैं कहूँगा कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है, फैक्टर है। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो मैंने कहूँगा कि नहीं है। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं और पता करते हैं कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 4, तो इसका मतलब x की 4 पॉसिबल वैल्यूज संभव है। तो यहाँ पर पावर है 4, यहाँ पर पावर है 2, तो पावर मुझे 4 बनानी है। तो जब इस x² की मल्टीप्लाई मैं x² के साथ करूँ तो मेरे पास पावर तो 4 बन गई, लेकिन यहाँ पर एक 3 और है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो पावर 4 बन गई। मेरा नियम क्या है? मेरा नियम है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसको डिलीट करते चले जाना है। उसको डिलीट करते जाओगे तो लास्ट में कैसे टर्म बचेगी जो इससे डिवाइड ही नहीं होगी, तो हमारे पास वो किसका काम करेगी? शेषफल का काम करेगी। तो करो इसकी मल्टीप्लाई 3x² के साथ। जब इसमें 3x² की मल्टीप्लाई इस x² के साथ करूँगा तो 3 तो एज इट इज़ रहा, और x² और x² मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड 3x की पावर 4। अब यहाँ पर है मेरे पास प्लस का 3x, इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे 3x² के साथ, तो 3 तिया 9, x की पावर 1 या और 2 ही मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी 8, तो 9x की पावर 3, और कैसे आई? प्लस की, तो प्लस का 9x की पावर 3। अब यहाँ पर है प्लस का 1 और वहाँ पर है 3x², तो 1 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करूँ तो वह एज इट इज़ ही रहेगी, तो प्लस का 3x², और घटाने पर निशान होंगे चेंज, तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस है। तो ये तो पूरा का पूरा फैक्टर हो गया डिलीट। अब मेरे पास हाईएस्ट पावर है 3 वाली, तो माइनस का 9x की पावर 3 और प्लस का 5x की पावर 3, तो माइनस वाले बटे हैं तो घटाऊँ, 9 में से 5 गया 4, और किसके बचेंगे? माइनस के, पावर है 3। अब माइनस का 7x² और माइनस का 3x², तो माइनस के और ज़्यादा हो गए 10x²। अब उतारो 2x प्लस 2 को। अब हाईएस्ट पावर है मेरे पास 3 और यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब मुझे एक पावर और लेके आनी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर है माइनस का 4, तो मुझे मल्टीप्लाई में माइनस का 4 भी लेके आना पड़ेगा। माइनस का 4 आ गया और x की पावर 3 चाहिए, तो x² माइनस आ गया या 4 भी आ गया है,
और एक्स की पावर 2 और एक एक्स की पावर हो गई 3। तो क्या है फैक्टर दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। तो सर मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? -4x से मल्टीप्लाई करूँगा, तब मेरे पास दोनों फैक्टर इक्वल हो गए। तो -4x की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो -4 एज इट इज़, एक्स की पावर 2 ये रही और एक वो रही, तो एक्स की पावर 3। अब यह है प्लस का 3x, यह है प्लस का 3x, वो है -4x। तो प्लस की जब गुना माइनस साथ करेंगे तो गुना तो आएगी मेरे पास माइनस की, और 3 चौके 12, एक्स की पावर 1 ये रही, एक हो गई, तो एक्स की पावर 2, तो -12x स्क्वायर, प्लस का 1 है -4x, तो -4x, एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे। यदि टर्म मैच नहीं करती तो उनको हम अलग से लिख लेंगे, जैसे हमने पहले सवाल के अंदर लिखा था। अब घटाने पर निशान होंगे चेंज, तो ये प्लस माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ऊपर भी इतनी ही वैल्यू नीचे भी इतनी वैल्यू दे दोगे, पूरी की पूरी डिलीट। अब मेरे पास है प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो प्लस वाले ज़्यादा है, तो मेरे पास बचा प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस के 2x प्लस के 4x, तो प्लस के 6x और प्लस में 2। अब x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। कमी किसकी है? 2 की है। हमें क्या करते जाना है? हाईएस्ट पावर को कम करते जाना है। तो हाईएस्ट पावर अब जो बची हमारे पास 2x स्क्वायर बची, इसको कम करेंगे, तो यहाँ पर मुझे केवल 2 की जरूरत है, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 के साथ। और कैसा? तो ये प्लस का, तो प्लस के 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर आया मेरे पास 2x स्क्वायर, प्लस का 2 और प्लस का 3x, तो प्लस के 6x, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो प्लस के 2। घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, रिमाइंडर बचा 0। तो दूसरा बहुपद जो है वो पहले बहुपद से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर थी 4, इसका मतलब x के 4 वैल्यूज निकल के आएगी, और 2 वैल्यू वो यहाँ से आएंगी और 2 वैल्यू वो यहाँ से आएंगी। तो इस तरह से हमारा सवाल होता है कंप्लीट, और इसका हम आंसर करेंगे हाँ, कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इसका थर्ड पार्ट, इसके तीसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर जो दूसरा बहुपद है, दूसरे बहुपद की वैल्यू है x की पावर 5 माइनस का 4x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। और जो पहला बहुपद है वो हमारे पास x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस 1। ये हमारे पास प्रथम बहुपद है, ये हमारे पास द्वितीय बहुपद है, और हमें चेक करना है कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड फैक्टर है या नहीं। और मैंने आपको बताया जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर मेरे पास 0 बचता है, तो मैं कहूँगा कि दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है। और ये डिवाइड नहीं होता है तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर को ख़त्म करते जाना है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 5, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब इस 3 की गुना जब मैं x के साथ करूँगा तो मेरे पास पावर तो 5 बन गई। इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई और फैक्टर नहीं है, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी और फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूँगा। ये आपको सोचना पड़ेगा हर सवाल में कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। तो x की पावर 3 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई करते समय पावर होगी ऐड, तो x की पावर 5 हो गई मेरे पास। अब ये प्लस का था तो मैंने मल्टीप्लाई करी प्लस के एक्स स्क्वायर के साथ। अगर ये माइनस का होता और ये माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, तभी मल्टीप्लाई करता प्लस के एक्स स्क्वायर के साथ। मतलब ये है कि जैसी ये टर्म मुझे ऐसे ही टर्म इसके नीचे लेके आनी है। अब बारी आई इस माइनस के 3x की मल्टीप्लाई करने की एक्स स्क्वायर के साथ। जब मैं इस माइनस के 3x की मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस तो एज इट इज़ आएगा 3, और x की पावर 1 और x की पावर 2 होगी मेरे पास x की पावर 3। तो ये नीचे लिखो इस टर्म के नीचे, तो माइनस का 3x की पावर 3। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है उस एक्स स्क्वायर की 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। घटाने पर निशान होंगे चेंज, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हो गया प्लस का, यहाँ पर हो गया माइनस का। अब ये तो पूरा का पूरा डिलीट। अब माइनस का 4x क्यूब है प्लस का 3x क्यूब, तो मेरे पास बचा माइनस का x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया पूरा का पूरा फैक्टर डिलीट। यहाँ पर बचा मेरे पास प्लस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वो 3 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस का फैक्टर है, यहाँ पर माइनस का, तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -1 के साथ, ताकि पहले वाला फैक्टर पूरा का पूरा डिलीट हो जाए। तो -1 के जब मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, तो मेरे पास आ माइनस का x की पावर 3, और माइनस माइनस होगा प्लस का 3x, और प्लस माइनस में होगा -1।
घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये गया पूरा का पूरा डिलीट। ये प्लस का 3x है, माइनस 3x से भी पूरा हो गया डिलीट। ये एक और एक हो गया था, वो हमारे पास बचा रिमाइंडर 2। शेषफल हमारे पास 2, भागफल हमारे पास x² माइनस 1। और हमने डिवाइड किया था पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को। और मैंने आपसे कहा था कि यदि दूसरा बहुपद यदि पहले बहुपद से पूरा का पूरा डिवाइड होता है तभी हमारे पास क्या होगा, दूसरा बहुपद पहले बहुपद का एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर एक कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर थी हमारे पास 5। इसका मतलब है इस px की, इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की हम 5 वैल्यू मैक्सिमम निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको दूसरा सवाल भी कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीसरे सवाल को। में मैक्सिमम पावर दी गई है 4 और 2 शून्य दिए गए हैं, वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने सीखा कि किस तरह हम शून्यकों के जोड़ से और शून्यकों के गुणा से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे सवाल से हमने देखा कि यदि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यदि गुणनखंड रिमाइंडर 0 आता है, जो हमारे पास भागफल आता है, यदि हम उस भागफल को चेक करें ध्यान से तो 2 वैल्यू इसके अंदर छिपी होती है और 2 वैल्यू इसके भाग करने वाले के अंदर छिपी होती है, तो उसकी मैक्सिमम पावर उतनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 2 वैल्यू इसके अंदर छिपी है, 2 वैल्यू इसके अंदर छिपी है, तो ये पावर 4 वाली इक्वेशन के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य दिए गए हैं, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, हमने खुद से माना है। जो हमारे पास है वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3। यदि मैं इन दोनों का जोड़ करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वर्गमूल 5/3 प्लस करूँगा माइनस का वर्गमूल 5/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इतनी ही वैल्यू प्लस की है और इतनी ही वैल्यू माइनस की, तो मेरे पास जोड़ आया वो आया 0। यदि मैं गुणा करूँ इन दोनों की, वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3 की, तो मेरे पास आएगी कुछ इस तरह से। तो जब मैं पावर 2, यहाँ पर इसका वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और इस वर्गमूल का मतलब भी क्या है, ये माइनस का है, इसका मतलब भी है पावर 1/2। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बेस सेम है, जिनके आधार से मतलब पावर हो गया है, तो 1/2 और 1/2 आधी है, आधी ये होगी, ये हमारे पास 1। 5/3 की पावर 1 का मतलब ये 5 है, ये 3 और ये माइनस का निशान। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि जो 2 शून्य थे उनका जोड़ा है मेरे पास 0 और जो उनकी गुणा थी वो है मेरे पास माइनस के 5/3। जो जोड़ होता है शून्यकों का वो बराबर होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a, जहाँ पर a गुणांक होता है x वाली टर्म का और a होता है गुणांक x² वाली टर्म का। और जो प्रोडक्ट होता है गुणा होते हैं मेरे पास बराबर होती है c/a, जहाँ पर c होती है हमारे पास कांस्टेंट अचर पद और जो a होता है हमारे पास वो x² कोएफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू मेरे पास आई 3, b की वैल्यू तो यहाँ पर मेरे पास इसके बराबर होगा, तो b की वैल्यू क्या है 0। बट अगर मैं 3, चलो आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने दोनों शून्यकों को जोड़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेरे पास आया वो 0 और अल्फ़ा और बीटा की जो गुणा थी वो मेरे पास आई माइनस का 5/3। जो जोड़ होता है शून्यकों का होता है माइनस का b/a के बराबर और जो गुणा होती है मेरे पास c/a के बराबर। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा, जहाँ से a की वैल्यू आई मेरे पास 3। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 रही होगी, लेकिन मैं इस इक्वेशन का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यदि इनका जोड़ 0 आता तो 0 ही आना चाहिए, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर 3 से भाग भी नहीं कर सकता, यहाँ पर मुझे 3 से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस है, a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू भी मैंने देखा माइनस b बराबर है 0 की, तो b की वैल्यू 0 0 नेगेटिव माइनस नेगेटिव या प्लस 0 की होती है। और c की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है माइनस का 5। अब मुझे क्या करना है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर इसको रखना है। तो a के स्थान पर रखा मैंने 3, x², b के स्थान पर 0 है, तो पूरा पूरा 0 गया और c के स्थान पर है माइनस का 5 तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी gx जो बना, जिससे मुझे इस px इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो कि मेरे पास है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस का 2x माइनस का 10x माइनस 5। तो 2 शून्य थे, उन 2 शून्यकों के जोड़ से और गुणनफल से मैंने एक द्विघात समीकरण बनाया। यदि मैं इस द्विघात समीकरण से इसकी पावर 2 है और जो इक्वेशन दी गई है उसकी पावर 4 है, उसको मैं डिवाइड करूँगा तो एक पावर 2 के अंदर एक भागफल आएगा। और यदि इस भागफल को मैं सोल्व करूँगा तो उसके 2 फैक्टर 2x की वैल्यू वहाँ से मेरे पास आएगी। 2 वैल्यू उसने दी थी, एक थी वर्गमूल 5/3 और एक माइनस का वर्ग
माइनस के अंदर वर्गमूल 5/3, उनको मैंने जोड़ और गुणा के हिसाब से सोल्व किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बनाया। चलिए अब डिवाइड करते हैं इस फैक्टर से उस फैक्टर को। मैंने आपको अब तक सिखाया कि हमारा मकसद क्या होता है इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का, कि हम सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम डिलीट करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3x⁴, 3 यहाँ पर मुझे मिल गया, x⁴ 2 तो है, x⁴ 2 और से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फैक्टर जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इस फैक्टर के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो 3 तो एज इट इज़ x⁴ 2 गुना x⁴ 2, बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर हो गया 2 और 2 हो गया मेरे पास 4। अब माइनस का 5 है और वहाँ पर x², तो माइनस का 5x², घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये फैक्टर हो गया पूरा डिलीट। अब मेरे पास मैक्सिमम पावर की जो इक्वेशन के अंदर बची वो मेरे पास 6x⁴, प्लस का 5x² है, माइनस का 2x², तो मेरे पास बचा प्लस का 3x², माइनस का 10x और माइनस का 5। अब मेरे पास जो मैक्सिमम पावर है वो मेरे पास 3 वाली है और यहाँ पर है मेरे पास x²। एक बात और है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, जब इस 3 का डबल करवा तो मेरे पास 6 तो आया, लेकिन यहाँ पर x⁴ 2 है, यहाँ पर x⁴ 3, तो यहाँ पर x से और मल्टीप्लाई करवा तो x⁴ 2 और x⁴ 1 x⁴ 3 करेगा। यहाँ पर ये प्लस का, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई भी प्लस के 2x से करनी होगी, तो प्लस के 2x की जब मल्टीप्लाई करूँगा इस 3x² के साथ तो मेरे पास आएगा 2 3 6x² और x⁴ हो गई 3, माइनस का 5 और प्लस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 5 दूनी 10x, घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये माइनस का और ये हो गया प्लस का। देखिए ऑलरेडी माइनस का था, पहले ही माइनस का था, ये तो फैक्टर पूरा का पूरा डिलीट। अब मेरे पास जो मैक्सिमम पावर बचती है वो मेरे पास बची 3x² और ये फैक्टर पूरा का पूरा डिलीट, और यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस का 5। अब ये हूबहू इस जैसा है तो मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 3 के साथ, तो 3x² माइनस का 5, घटाने पर निशान चेंज हो गया, माइनस का है प्लस का, ये कैंसिल रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है अभी तक कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड आया है, तो जो मेरे पास भागफल आया है क्या वो एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, 2 वैल्यू तो मुझे इससे मिलेंगी क्योंकि इन दो वैल्यू सवाल के अंदर दी गई थी, वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3, उससे मैंने ये बनाया। और मैंने अपने पहले सवाल के अंदर बताया था कि 2 वैल्यू हमें इससे मिलेगी और 2 वैल्यू इससे मिलेगी, कब मिलेगी यदि इसका एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन को और 2 वैल्यूज़ को और निकालते हैं, क्योंकि जितनी इसकी मैक्सिमम पावर हो उतनी ही वैल्यू हमारे पास आएगी। मैक्सिमम पावर की 4 तो 4 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू इक्वेशन के अंदर सवाल के अंदर दी गई है और 2 वैल्यू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। जो भागफल आता हमारे पास वो था x² प्लस का 2x प्लस 1, इसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, और यहाँ पर सबसे पहले करते हैं हमारे a की वैल्यू। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bxc, तो x² का जो गुणांक वो होता है हमारे पास a, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू प्लस का 2 और c की वैल्यू है 1। अब पहले और तीसरे वाले की मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1 ही आएगा, 1 की फैक्टर करते जाओगे तो 1 ही आता रहेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस का 2x है, इसको लिखते हैं x प्लस 1 0। क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि हमने 1 के फैक्टर किए, हमारे पास 1 कैसे आता जा रहा था, हमें तो केवल इतनी जरूरत थी x प्लस यदि x करें तो 2x आया, और यदि मल्टीप्लाई करें इस 1 की और 1 की तो हमारे पास 1 ही आएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास पहले वाला है जो हमारे पास 1x² है, और जो बीच वाला हमने लिख दिया x प्लस x, जब x प्लस x जब मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगी वो x² है। लेकिन ऐसा समझाते नहीं है, समझाते हैं तो केवल इस तरीके से कि पहले और तीसरे वाले की गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, और जो फैक्टर बनते हैं उनसे मैं बीच वाली टर्म लेके आनी है। अब शुरुआत वाली 2 टर्म के अंदर कॉमन है, x यहाँ पर बचा मेरे पास x प्लस 1, अब एज इट इज बचा हुआ तो मैंने लिख दिया 1 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सब के अंदर 1 तो कॉमन होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, तो मैंने वो 1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अब दोबारा से कॉमन बना x प्लस 1 और x प्लस 1। अब 2 चीज़ों की गुणा यदि 0 के बराबर है तो उनमें से कम तक में तो 0 नहीं होगी, तो मैं दोनों को बारी बारी 0 के इक्वेट रखता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिला -1 और यहाँ से मुझे मिला -1।
तो इस सवाल के अंदर एक्स की 4 पॉसिबल वैल्यू थी जो हमारे पास थी, वर्गमूल 5/3 माइनस का वर्गमूल 5/3 और 2 वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1। आशा कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फोर्थ सवाल को। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के फोर्थ सवाल को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पी एक्स क्या होता है, जी एक्स क्या होता है, क्या एक्स क्या होता है और आर एक्स क्या होता है। तो मान लिया मेरे पास 32 है, जिसमें 32 को यदि 8 से डिवाइड करूँगा, 8 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 से ले लेते हैं, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा मेरे पास 4। तो क्या इस 32 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इन दोनों की गुणा, ये होता है मेरे पास जी एक्स जिससे मैंने भाग किया, जो मेरे पास भाग करने पर आया होता मेरे पास भागफल क्या हुआ एक्स, और जो बचता होता मेरे पास आर एक्स जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मैं इस 32 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, जी एक्स की मल्टीप्लाई क्या हुआ एक्स के साथ और प्लस में रिमाइंडर 7 चौके 28 और 4 32। क्या आप सहमत हैं? तो इसी तरह से फोर्थ सवाल के अंदर हमें प्रोसीजर लगाना है उस पोलिनोमियल पी एक्स के लिए। क्यों पोलिनोमियल पी एक्स बराबर हुआ किसके, जी एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, क्या हुआ एक्स के साथ और प्लस रिमाइंडर। हमें वो पोलिनोमियल दिया गया है, हमें जी एक्स फाइंड आउट करना है, क्या एक्स हमें दिया गया है और रिमाइंडर आर एक्स हमें दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को या इस तरीके को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, जी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। अब जो मेरे पास पी एक्स है वो दिया गया है मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स की पावर 2 प्लस का एक्स प्लस 2। अब ये बराबर होगा किसके, जी एक्स की वैल्यू मेरे पास नहीं दी गई है, मल्टीप्लाई क्या एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस का 2, और जो मेरे पास आर एक्स रिमाइंडर की वैल्यू है वो प्लस के अंदर जाएगी और प्लस के अंदर जिसकी वैल्यू है माइनस का 2 एक्स प्लस का 4। तो इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास आया एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर है जी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 एक्स और प्लस 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 ही होता है प्लस का 4। तो सबसे पहले इस टर्म को इस साइड लेके आओ, क्यों, क्योंकि हमें जी एक्स की वैल्यू निकाले, हम जी एक्स को बिल्कुल अलग कर देंगे। एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स की पावर 2 प्लस का एक्स प्लस का 2। जब एक माइनस का 2 है इस साइड आएगा तो होगा मेरे पास प्लस का 2 एक्स प्लस का 4 इस साइड आया तो माइनस का 4 बराबर है जी एक्स इंटू में एक्स माइनस का 2। चलो एक फैक्टर तो दूर गया इससे। अब अगली बारी में इसको दूर कर देंगे तो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की पावर 3 एज इट इज माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, एक्स वाली एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तो 2 एक्स प्लस 1 एक्स हो गया मेरे पास 3 एक्स प्लस का 2 और माइनस का 4 हो गया मेरे पास माइनस का 2 इज इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स के मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस का 2, तो एक्स माइनस का 2 आ जाएगा इस साइड डिवाइड, तो मेरे पास इस तरह से क्या आ जाएगी, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जी एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब मैं इस ऊपर वाली टर्म को इस नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, जी एक्स की वैल्यू आएगी। चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो पोलिनोमियल है वो मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 2, और जो जी एक्स है मेरे पास वो है एक्स माइनस का 2। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो है मेरे पास 3 और यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 1। हमें हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर को डिलीट करते जाना है, ख़त्म करते चले जाना है। तो जब इसकी पावर मैं 3 करवाऊँ तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स की पावर 2 के साथ, तो एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर 1। ये फैक्टर प्लस का था, ये भी फैक्टर प्लस का है, क्योंकि घटाने पर निशान चेंज होगा तो ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। अब माइनस का 2 है और एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, घटाने पर निशान होंगे चेंज, तो ये माइनस का ये प्लस है, तो ये पूरा फैक्टर डिलीट। अब माइनस का 3 एक्स स्क्वायर है प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 2। अब ये टर्म माइनस के अंदर है और एक्स की पावर 2 है, ये टर्म प्लस के अंदर है, तो पहले तो इससे करेंगे इसके बराबर, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर वाले के इक्वल ही करना है ये। तो माइनस ले आया हम, अब एक्स की पावर 1 है यहाँ पर है 2, तो एक एक्स की पावर और चाहिए हमें, तो करो मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का एज इट इज एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, बेस सेम है तो पावर होगी ऐड एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस और 2 एक्स, घटाने पर निशान होंगे चेंज, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इससे पूरा पूरा डिलीट। अब मेरे पास बचा
प्लस का x और माइनस का 2। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पर रहेगा प्लस 1 पर। तो x माइनस 2 घटाने पर निशान चेंज, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर बचा जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या आई, एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स प्लस 3। इस तरह से हमारा फोर्स वाल भी कंप्लीट, और ये हमारे पास आंसर फोर्स वाल। पाँचवें सवाल के अंदर हमें क्या कहा गया है कि बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्या वाई एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा। चलो मैं आपको इसका एक और भी दे देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज से ऐसे आप एग्जाम्पल खुद बनाओगे या फिर सर्च करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो पहले के अंदर क्या है कि जो घात है पी एक्स का मतलब है पोलिनोमियल, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किसके बराबर होना चाहिए, घात क्या वाई एक्स के। ये क्या वाई एक्स हमारे पास क्या होता है, भागफल। जैसे हमने यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स, जो पी एक्स पोलिनोमियल है, जो भागफल आए यहाँ पर ये पोलिनोमियल एक्स क्यूब के अंदर है, तो जो भागफल आए वो भी एक्स क्यूब के अंदर आना चाहिए। पहला पार्ट ये कहता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जो घात है क्या एक्स की, जो भागफल आएगा हमारे पास वो इक्वल होना चाहिए किसके, आर एक्स। जो क्या एक्स भागफल आया हमारे पास वो उसकी जो पावर है वो रिमाइंडर के अंदर जो पावर बचती है उसके बराबर होना चाहिए। अगर हमारा भागफल एक्स स्क्वायर के अंदर है तो जो रिमाइंडर है वो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के अंदर आना चाहिए। मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये सवाल है वो। और तीसरा पार्ट है इसका कि जो घात है आर एक्स, जो रिमाइंडर है मेरे पास, रिमाइंडर के अंदर एक्स की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब रिमाइंडर के अंदर हमारे पास या तो जीरो बचना चाहिए या फिर कोई नंबर बचना चाहिए, ना कि एक्स वाली कोई टर्म बचनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। हम बिल्कुल ईजिली तरीके से पूरा का पूरा 10वीं का मैथ कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।